नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वैदिक काल या वैदिक युग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 2 था, इसमें हमने सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके अलावा वैदिक युग की जो राजनैतिक स्थिति थी उसके बारे में अध्ययन किया था। और उससे पहले जो वीडियो बनाए थे वैदिक काल का, उसमें हमने ऋग्वेद के संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह वैदिक काल में ही उत्तर वैदिक युगीन की कैसी राजनैतिक स्थितियाँ थीं उसके बारे में है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें देखना है कि इस युग में राजा के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई। फलतः इसे चारों दिशाओं में अलग अलग नामों से जाने लगा। तो इस समय उत्तर वैदिक काल में ही जो राजनीतिक स्थिति थी, इस समय राजा के विशेषाधिकार होते थे उसमें वृद्धि हुई और राजा के जो नाम है वो चारों दिशाओं में अलग अलग नाम से जाना लगा। तो देखते हैं सबसे पहला कैसे है। तो ये है हमारा उत्तर में राजा को क्या कहा जाता था उस समय। तो उत्तर में राजा को विराट कहते थे। इसके अलावा दक्षिण में भोज के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में उस समय राजा को भोज कहा जाता था। इसके अलावा सम्राट पूरब में सम्राट कहते थे और पश्चिम में स्वराट कहते थे। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूरब में सम्राट और पश्चिम में स्वराट कहते थे। और जो चारों दिशाओं में, यानी यहाँ पर जो चारों दिशाओं में होता था उसे एक राट या चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता था। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। इस समय कैकेय प्रदेश के प्रसिद्ध राजा अश्वपति थे। इस समय मगध के प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु थे। पांचाल के प्रसिद्ध राजा प्रवहड़ या जयवाली थे। अवंती के प्रसिद्ध राजा प्रद्योत थे। अगला हमारा जो है कि वैदिक युगीन सामाजिक स्थिति कैसी थी। वैदिक युगीन सामाजिक स्थिति, तो वैदिक युगीन समाज पितृ प्रधान समाज था और परिवार का मुखिया पिता या पुरुष होता था। तो वैदिक काल जो था उस समय की जो समाज थी वह पितृ प्रधान समाज था और परिवार जो होती थी उसका मुखिया जो है वो पुरुष होता था या पिता होता था। इस समय संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यानी उस समय जो है संयुक्त यानी परिवार जो था एक होकर रहता था, एक संयुक्त रूप से एक दूसरे की मदद करता था, अलग नहीं होता था। तो संयुक्त परिवार की प्रथा जो थी उस समय प्रचलित थी। इस समय स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार, शैक्षणिक व संपत्ति संबंधित अधिकार मिले थे। लेकिन उत्तर वैदिक युग में इसमें गिरावट आई थी। आ गई थी। इस समय की समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा से उत्पन्न संतान का क्षेत्रज कहा जाता था। आचार्य मनु नियोग प्रथा के विरोधी थे। आचार्य मनु जो थे वो नियोग प्रथा के विरोधी थे, जबकि याज्ञवल्क्य जो थे इस प्रथा के समर्थक थे। इस समय सती प्रथा जैसी कुरीति का उल्लेख नहीं था।
ऋग वैदिक युग में अपाला, घोषा, सिक्ता और इसके अलावा विश्वारा जैसी महिलाओं ने वेदों के ऊपर भाष्टा या टीकाएँ वेदों के ऊपर भाष्टा या भाष्य या टीकाएँ लिखी, इसलिए इन्हें विदुषी महिला कहा गया। उत्तर वैदिक युग में गार्गी, मैत्रेयी, अत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं का उल्लेख मिलता है। इसी में एक टॉपिक हमारा है विवाह। तो उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में विवाह की क्या स्थिति थी उसको हम लोग देखेंगे। तो जो विवाह था वो 2 प्रकार का होगा। एक का नाम था अनुलोम विवाह और दूसरे का नाम था प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह जो था ये 2, इसमें क्या होता था, अनुलोम विवाह में जो वर था और जो कन्या होती थी, वर यानी पुरुष और कन्या यानी स्त्री, तो कन्या जो होती थी वो निम्न जाति की होती थी और पुरुष जो होता था वो उच्च प्रकार का होता था। इसमें भी 4 प्रकार की शादियाँ होती थी। पहला क्या था, ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। इसके अलावा जो प्रतिलोम विवाह है, इसमें जो कन्या होती थी वो उच्च प्रकार की होती थी और पुरुष जो है वो निम्न होता था। ये भी 4 प्रकार का विवाह होता था। इसमें भी एक का नाम असुर, एक का नाम गंधर्व, एक का नाम राक्षस और एक का नाम पैशाच था। अगला हमारा है वैदिक युग की धार्मिक स्थिति। तो वैदिक युगीन धर्म एक कर्मकांडी धर्म था। कैसा धर्म था? कर्मकांडी धर्म था। वैदिक युगीन धर्म जो था एक कर्मकांडी धर्म था। इसमें बड़े बड़े पैमाने पर यज्ञीय विधि से विधान में विश्वास किया जाता था। इस युग का कर्मकांड अत्यंत कठिन और खर्चीला होता था। इस युग में जो कर्मकांड किया जाता था या करवाया जाता था वह अत्यंत कठिन और बहुत ही खर्चीला हुआ करता था। हम लोग आज के समय में ही देखें, अगर कोई भी घर में पूजा पाठ ही होता है या कोई भी कर्मकांड ही होता है तो बहुत खर्चा बैठता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि उस समय जब कर्मकांड होता था उसी समय से यह जो था बहुत ही खर्चीला और कठिन होता था। इस युग का कर्मकांड मुख्यतः संस्कृत में संपन्न किया जाता था। यह आर्यों की भाषा थी, संस्कृत आर्यों की भाषा थी। इस समय की आम जनता इस भाषा को बोल पाने में और समझ पाने में असमर्थ थी, इसलिए वैदिक युगीन कर्मकांड आर्यों तथा उच्च वर्णों के समीप थे, जबकि आम जनमानस से काफ़ी दूर थे। इस समय के लोगों में गाय को अत्यंत महत्व प्रदान किया जाता था। गाय को अघन्या अर्थात ना मरने वाला कहा जाता था। तो गाय को वैदिक युग में क्या कहा जाता था? अघन्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा इसमें है निरुक्त नामक वेदांग के लेखक यास्क मुनि ने वैदिक देवताओं की मंडलियाँ बनाई है और इसमें कुल 33 देवताओं को शामिल किया है। इन मंडलियों में आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता शामिल हैं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता शामिल हैं। इंद्र सबसे पहला देवता कौन है? इंद्र। इंद्र का ऋग्वेद के कुल 250 सूक्तों में वर्णन है। तो इंद्र देवता जो थे उनका ऋग्वेद में कुल 250 सूक्तों में वर्णन है। इंद्र को वृत्तासुर हंता कहा जाता था। इंद्र को सोमापा अर्थात सोम रस का पान करने वाला कहा गया।
इंद्र वैदिक युग के सबसे प्रतापी और प्रमुख देवता थे। इंद्र जो थे वो वैदिक युग के सबसे प्रतापी और प्रमुख देवता थे। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला कहा गया। तो इंद्र देवता जो थे उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर का मीनिंग क्या होता है? या पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला। इंद्र को मधवा अर्थात दानी भी कहा गया। इसके अलावा हमारे अगले देवता हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता का वर्णन ऋग्वेद के कुल 200 सूक्तों में है। अग्नि देवता की प्रार्थना से ही वैदिक युगीन मंत्रों का प्रारंभ होता है। तो वैदिक युगीन मंत्रों का प्रारंभ किस देवता के प्रार्थना के साथ शुरू होता है? तो वो हैं अग्नि देवता। अग्नि ही पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष नामक तीनों कोठियों में व्याप्त थे। ये वैदिक युग के दूसरे प्रमुख देवता थे। पहले इंद्र थे, दूसरे अग्नि थे। इसके अलावा वरुण देवता, ये वैदिक युग के तीसरे प्रमुख देवता थे। इनको रीत अर्थात नैतिक नियमों व आचार विचार का संरक्षक कहा जाता था। वरुण को समुद्र अर्थात जल का देवता भी कहा जाता था। वरुण को समुद्र अर्थात जल का भी देवता कहा जाता था। यहाँ पर नोट दिया है, वैदिक युग में देवता के अलावा देवियों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें ईला अर्थात आहुति की देवी और आरण्य अर्थात जंगल की देवी का भी उल्लेख मिलता है। सूर्य की प्रातः की स्थिति को हम सविता के नाम से जानते हैं और इन्हीं को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र समर्पित है। तो सूर्य की प्रातः की स्थिति को हम सविता के नाम से जानते हैं और इन्हीं को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र जो है समर्पित है। अब हम लोग देखेंगे कि वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था क्या थी। वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था सैंधव सभ्यता के विपरीत थी। सैंधव सभ्यता में अर्थव्यवस्था अत्यंत विकसित अवस्था में थी, लेकिन इसके विपरीत वैदिक युगीन सभ्यता की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं थी, क्योंकि यह नगरी सभ्यता ना होकर ग्रामीण सभ्यता थी। नगरी सभ्यता ना होकर ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक युग के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। इस समय भूमि को सीता के नाम से जाना जाता है। भूमि को सीता के नाम से पुकारा गया। कालांतर में सीता नामक भूमि को राजकीय भूमि के रूप में देखा गया। इस समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की पहचान गाय से की जाती थी। यानी आपके पास कितना धन है, आप कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, इसकी पहचान आपके घर पर कितने गाय हैं उसको देखकर की जाती थी। इस समय अत्यधिक उपजाऊ भूमि को उर्वरा के नाम से जाना जाता था। तो जो वैदिक युग था उस समय जो अत्यधिक उपजाऊ भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वैदिक युग जो है समाप्त होता है। वैदिक युग समाप्त होता है। हमने वैदिक युग को पूरा विस्तार से पढ़ा और पार्ट 3 यानी 3 भागों में इसे विभाजित करके पढ़ा है। तो आप लोग अगर इसे तीनों भाग को देख लेंगे तो वैदिक युग से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग ज़रूर इसे देखिए। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। बौद्ध धर्म में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। जैन धर्म का 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। बौद्ध धर्म को हम लोग एक वीडियो में ख़त्म करेंगे, जैन धर्म को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे और महाजनपद काल को भी एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, लेकिन पूरा विस्तार पूर्वक।
तो आप लोगों को इससे मतलब दोहराने में बहुत फ़ायदा होगा कि इतना कम समय में इतना ज़्यादा मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा, जो कि इसमें आप यूपीएससी या पीसीएस का प्री या मेंस कोई भी एग्ज़ाम दें। प्राचीन इतिहास से तो मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो प्राचीन इतिहास में जो प्री आता है, प्री में अगर प्राचीन इतिहास से 5 क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिए 4 क्वेश्चन इससे बाहर, 4 क्वेश्चन इसी से आएगा, और 1 क्वेश्चन तो मान लीजिए कहीं भी किसी से पढ़ेंगे तो इधर उधर हो ही जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।